डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम कार्बोज के कार्यों पर चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में कार्बोज क्या है, उसका वर्गीकरण और उसके संगठन, उसके प्राप्ति के साधन कि कार्बोज की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, उनके ऊपर हमने चर्चा की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोज के कार्य। कार्बोज कहे या कार्बोहाइड्रेट कहे, एक ही बात है कि कार्बोज के हमारे शरीर में क्या कार्य है, ये क्या क्या काम हमारे शरीर में करता है। सबसे पहले कार्बोज के कार्यों की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आता है कि कार्बोज का जो मुख्य कार्य है, पहले भी आपको बताया था, ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोज का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि किसी भी कार्य को करने के लिए, शारीरिक हो चाहे मानसिक कार्य हो या बौद्धिक कार्य हो, किसी भी कार्य को करने के लिए मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और कार्बोज है वो ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य साधन है। जो हमारी अधिकांश ऊर्जा प्राप्त होती है वो किसके द्वारा होती है? कार्बोज के द्वारा इसकी प्राप्ति होती है। जो गरीब लोग हैं उनकी 80 to 90% एनर्जी है वो, या कहे 80 to 95% जो एनर्जी है वो कार्बोज से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा जैसे कि धनाढ्य वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी ऊर्जा के लिए दूसरे प्रकार के साधन जैसे कि प्रोटीन, वसा या फिर और भी साधनों का प्रयोग करके ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। लेकिन गरीब जो लोग हैं उनके पास खाने के लिए इतनी पैसे नहीं होते हैं, तो इस वजह से अनाज की प्राप्ति ही उनके हो पाती है। तो अनाज के द्वारा ही उनकी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अनाजों से ही हमें क्या है? ऊर्जा मिलती है। जितने भी प्रकार के अनाज है, चाहे वो गेहूं हो, बाजरा हो, जौ हो, जवार, मक्का, जई इत्यादि, जो ये सभी अनाज के अंतर्गत आते हैं, तो इनसे ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोज जब हम खाते हैं, वैसे मैंने पीछे भी बता दिया था कि 1 ग्राम कार्बोज खाने से कितनी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम अगर प्रोटीन का पाचन होता है तो हमें कितनी ऊर्जा मिलती है और वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मैंने बताया था कि 1 ग्राम अगर हम कार्बोज खाते हैं, 1 ग्राम कार्बोज लेने पर हमें 4.2 किलो कैलोरी की प्राप्ति हमें होती है। 4.2 किलो कैलोरी की हमारे को इसकी कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है 1 ग्राम खाएंगे। और ये हमारे शरीर के वजन के हिसाब से होता है कि 70 किलो वजन है, 60 किलो वजन है, तो उस हिसाब से इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। हमारी आवश्यकताओं का भी आपको बताया था कि अधिक क्रियाशील है उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम क्रियाशील है उसको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि किसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन के उपरांत स्टार्च ग्लूकोज में टूट जाता है और ये ग्लूकोज रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शरीर को ऊर्जा पहुंचाता है। और जब हमारे शरीर की पूर्ति हो जाती है, शरीर में ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है और एक्सेस में अगर ऊर्जा बन जाती है शरीर के अंदर, तो वो ग्लूकोज में होती है, ग्लूकोज के रूप में। और वो कहाँ जाकर स्टोर होती है? आपको पीछे की क्लास में, कल की क्लास में बताया था कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे मुख्यतः लीवर और मांसपेशियों में जाकर स्टोर हो जाता है। और जब हमारे शरीर को आवश्यकता होती है और वहाँ से वो फिर निकल जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर हमारे रक्त के द्वारा अवशोषित
कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान के लिए हर क्षण ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। अतः इन अंगों में ग्लूकोज का जो स्रोत है वो रहना अनिवार्य होता है। इस क्षण के लिए, एक क्षण के लिए भी यदि मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है। नाड़ी संबंधी जो विकार हैं वो लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है। अगला जो कार्बोज का जो कार्य है वो है प्रोटीन की बचत। कार्बोज क्या करता है? प्रोटीन की बचत करता है। आप कहेंगे कि प्रोटीन की बचत ये किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से करेगा? प्रोटीन का जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि कौन सी बीमारी हो जाती है, क्वाशियरकार मरासमस बीमारी बताई थी, किसकी कमी से कौन सी बताई थी, ये भी आपको याद रहनी चाहिए। तो वहीं पर वही बात है इसका, इस यहाँ पे भी कि प्रोटीन की बचत किस प्रकार से करता है। जब हम कार्बोज नहीं खाते हैं, जैसे कि फास्ट रख रखा है, उपवास किया है, उपवास वाले दिन हम खाना नहीं खाते तो उस दिन काम तो हमारे वैसे ही चलते हैं, तो हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो खाना नहीं खाएंगे तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी हमें? तो हम क्या लेते हैं? लिक्विड दे लेते हैं, जैसे कि दूध पी लिया। तो दूध पीते हैं तो हमारे जो प्रोटीन हमारे शरीर में होता है वो ऊर्जा की जगह कार्य करने लग जाता है। तो ऊर्जा के बचत करने का कार्य भी ये ऊर्जा कौन करता है? कार्बोज करता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य जो आपको बताया था वो क्या था? शरीर की विभिन्न कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, और उनमें जो टूट फूट हो जाती है, ऊतकों में, कोशिकाओं में, इनमें जो टूट फूट हो जाती है उनके लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। और रही रक्त की बात, मांसपेशियों की बात, ऊतकों की बात, इन सभी के निर्माण के लिए, बाल हो चाहे नाखून हो, इन सभी के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम कार्बोज नहीं लेंगे तो प्रोटीन वो ऊर्जा का कार्य करेगा और प्रोटीन का जो स्वयं का जो कार्य है वो रह जाएगा। तो इसीलिए हम ऊर्जा जब लेते हैं तो प्रोटीन अपना कार्य करेगा और ऊर्जा अपना कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हम प्रोटीन ऊर्जा लेकर प्रोटीन के कार्यों को, प्रोटीन को अपना कार्य करने के लिए उसकी बचत करते हैं। तो ये हुआ दूसरा जो हमारा मुख्य कार्य है वो है ऊर्जा की प्रोटीन की बचत करना। अब आप कहेंगे कि जी प्रोटीन से भी ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, लेकिन क्या कारण है कि हम ऊर्जा ही खा रहे हैं प्रोटीन की जगह? क्योंकि प्रोटीन की जो प्राप्ति है वो महंगे पदार्थों से होती है। तो वो जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो सभी इनको अफोर्ड नहीं कर पाते। चाहे कि बादाम है, मूंगफली तो फिर भी चलो खा लेते हैं, लेकिन बादाम, काजू, किशमिश वगैरह जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, या फिर दूध है, बहुत से लोगों को दूध भी नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए वो अधिकांश है जो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कार्बोज का सहारा लेते हैं। कार्बोज कहाँ से मिलता है? आपको बताया था कहाँ से मिलता है? जितने भी प्रकार के अनाज होते हैं उनसे हमें कार्बोज की प्राप्ति हो जाती है। तो अधिकांश से ऊर्जा की प्राप्ति वो वहाँ से करते हैं। अगला जो मुख्य कार्य है कार्बोज का वो है विटामिन बी समूह के संश्लेषण के लिए। विटामिन बी समूह के संश्लेषण के लिए, बी के सिंथेसिस के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से होती है इसकी आवश्यकता होती है? विटामिन बी समूह के संश्लेषण के लिए हमारे शरीर को लैक्टोज की आवश्यकता होती है। बी समूह के संश्लेषण के लिए लैक्टोज की आवश्यकता होती है। और लैक्टोज आपको कल बताया था कि लैक्टोज कहाँ से मिलता है हमें? कार्बोज से। कार्बोज के अंतर्गत क्या आता है? लैक्टोज आता है। कौन से बताया था?
डाइसैकेराइड जब बताया था, डाइसैकेराइड का जब वर्गीकरण किया था तब बताया था कि डाइसैकेराइड के अंतर्गत लैक्टोज आता है। और जब उसका आपको क्या बताया था कि लैक्टोज की प्राप्ति कहाँ से होती है, दुग्ध से होती है, इसे दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। मनुष्य की छोटी आंत में कुछ ऐसे जीवाणु उपस्थित होते हैं जो विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायक होते हैं। इन जीवाणुओं के जीवित रहने तथा वृद्धि विकास करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उन्हें यह ऊर्जा लैक्टोज से प्राप्त होती है। लैक्टोज डाइसैकेराइड कार्बोज के अंतर्गत आता है। लैक्टोज की घुलनशीलता अन्य शर्कराओं की अपेक्षा कम होती, यानी घुलनशील ये कम होता है अन्य शर्कराएं जो आपको पढ़ाई थी उसकी अपेक्षा, इसलिए यह देर तक आंतों में उपस्थित रहता है तथा इस अवधि में विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायता पहुंचाने का कार्य ये करता है। यानी जितनी देर तक ये रहेगा शरीर में तो उतने ही अच्छी प्रकार से अपना जो सिंथेसिस का कार्य है वो ये करता है और जीवाणुओं के भरण पोषण के लिए ये सहायक सिद्ध होता है, उनकी वृद्धि और विकास के लिए ये सहायक होता है। इस तरह कार्बोज अप्रत्यक्ष रूप से विटामिन बी समूह के संश्लेषण में एक अहम भूमिका निभाता है। अगला जो कार्य है कार्बोज का वो है कैल्शियम के अवशोषण के लिए। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कैल्शियम के अवशोषण के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए लैक्टोज की आवश्यकता पड़ती है। लैक्टोज शर्करा केवल दूध से ही मिलती है और दूध में ही कैल्शियम की भरपूर मात्रा भी होती है। लैक्टोज अतः प्रकृति ने काफी सोच समझकर दूध के साथ लैक्टोज शर्करा कैल्शियम तथा फास्फोरस का संयोग किया है। कैल्शियम के अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए लैक्टोज आवश्यक होता है और जब धात्री माँ या स्तन्यदान यानी दूध पिलाने वाली जो माता होती है इस अवस्था में ग्लूकोज से ही लैक्टोज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये कैल्शियम के अवशोषण में सहायक सिद्ध होती है। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए कार्बोज आवश्यक होता है। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए भी कार्बोज की आवश्यकता होती है। आहार में रफेज का होना नितांत जरूरी है। आपको बताया कि आहार में ये कार्बोज क्यों होना चाहिए, रफेज क्यों होने चाहिए, क्योंकि रफेज यानी कहें कि फाइबर या रेशे शरीर के पाचन के लिए आवश्यक होते हैं और रेशे की प्राप्ति कहाँ से होती है, कार्बोज से ही होती है, क्योंकि रेशे जो अनाज वगैरह होते हैं उनके ऊपर का जो हिस्सा होता है छिलके हैं, छिलकों से ही रेशों की प्राप्ति होती है। तो रफेज क्या कार्य करते हैं, रेशे क्या कार्य करते हैं, ये शरीर में कब्ज होने को रोकते हैं। अगर हमारे शरीर में हम रफेज नहीं लेते हैं, रेशे नहीं लेते, फाइबर नहीं लेते हैं तो हमारा पाचन संस्थान गड़बड़ा जाता है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, क्योंकि आंतों पर अपशिष्ट पदार्थ है वो चिपक जाते हैं रेशे के अभाव में। और वहीं जब हमारे आहार में भरपूर मात्रा में रेशे होते हैं तो ये अपशिष्ट पदार्थों को आंतों पर नहीं चिपकने देता और उसको मलाशय के रूप में मल द्वार से होते हुए उनको बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पाचन तंत्र है उसको स्वस्थ रखने के लिए भी कार्बोज की आवश्यकता होती है। अगला जो हमारा इसका कार्य है वो है
रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना। हृदय रोग से बचने के लिए रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होनी आवश्यक होती है। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो हृदय संबंधी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। आहार में उपस्थित रफेज शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कई प्रकार से कम करता है। किस प्रकार से कम करता है? एक तो क्या करता है यह रफेज उन जीवाणुओं में वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं जो पित्त अम्ल पाइल जूस जो होता है उसका विघटन करते हैं और ये पित्त अम्ल अवशोषित कोलेस्ट्रॉल को स्वतंत्र कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं और इसके फलस्वरूप रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। उसको पकड़ के नहीं रखते, उसको आज़ाद कर देते और ये बाहर निकल जाता है, इसमें कम हो जाता है। अगला क्या कारण है, किस प्रकार से ये कम करता है? रेशेदार जो भोज्य पदार्थ हैं कोलेस्ट्रॉल के साथ मिल जाते हैं और मल के साथ ही बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण दर छोटी आंत में काफ़ी कम हो जाता है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने से हृदय संबंधी रोग कम हो जाते हैं, उनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल रक्त धमनियों में पहुंचकर उनकी दीवारों के भीतर जम जाता है और उसको बिल्कुल पतला कर देता है, बारीक कर देता है, उसको सिकुड़ देता है और वहाँ पर वो कठोरता प्रदान करता है। इससे रक्त नलियों में ल्यूमेन बन जाता है, ल्यूमेन काफ़ी छोटी हो जाती है। रक्त की जो नलिकाएं होती हैं उनकी ल्यूमेन होती है, उनका जो चौड़ाई होती है बिल्कुल कम हो जाती है और इसके फलस्वरूप रक्त प्रवाह कम हो जाता है और कई बार रुक जाता है और रुकते ही मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अटैक आ जाता है जब लेवल कम हो जाता है और अगर वो लंबे टाइम तक रुक जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बनाना, विषाक्त पदार्थों को ये हानि रहित बनाता है। कार्बोज कुछ विषाक्त पदार्थों को बिल्कुल ही हानिकारक बना देता है, जैसे कि यह पाचन क्रिया के दौरान ग्लाइकुरोनिक जो अम्ल होता है वो उत्पन्न होता है और यह अम्ल जहरीला होता है यानी कि विषाक्त होता है। इस अम्ल को कार्बोज फिनोलिक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ मिला देता है जिससे ग्लाइकुरोनिक अम्ल का विषाक्त जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है और यदि यह प्रतिक्रिया नहीं हो पाती है तो शरीर में यौन हार्मोन अत्यधिक मात्रा में स्रावित हो जाते हैं, होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी कार्बोज के द्वारा हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनको बनाने से रोकता है। यकृत को स्वस्थ रखने के लिए लीवर को स्वस्थ रखने के लिए एक और इसमें नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने के लिए को स्वस्थ रखने के लिए भी यह आवश्यक होता है। जैसे कि यकृत को स्वस्थ रखने के लिए यह किस प्रकार से यकृत को स्वस्थ रखता है?
यकृत विषैले तथा हानिकारक जीवाणुओं का नाश ग्लाइकोजन की उपस्थिति में ही करता है। यदि यकृत में ग्लाइकोजन की भरपूर मात्रा नहीं होगी तो वो विषाक्त पदार्थों को किस प्रकार से नष्ट कर पाएगा, और अगर नष्ट नहीं करेगा तो लीवर पर कई प्रकार की बीमारियां लग जाती है। विषैले पदार्थ और हानिकारक जो जहरीले पदार्थ है या जीवाणु है, उनके आदि जो है वो जैविक अंगों के मुख्य तंतुओं तक पहुंचकर उन्हें क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। इस प्रकार रोगी हो सकता है, रोगी व्यक्ति है वो रोगी हो सकता है। इसलिए यकृत में उच्च ग्लाइकोजन स्तर को बनाए रखना अति आवश्यक होता है। और ग्लाइकोजन कहाँ से बनता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होकर ग्लाइकोजन बनता है। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? कार्बोज से इसकी प्राप्ति होती है। अगला है नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नाड़ी और मस्तिष्क को भी स्वस्थ बनाए रखने के लिए कार्बोज आवश्यक होता है। हर सेकंड अभी बताया मस्तिष्क तथा नाड़ियों को किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर को, हमारे नाड़ियों को और मस्तिष्क को कुछ क्षण के लिए भी अगर ग्लूकोज नहीं मिलती है तो मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से नाड़ी विकार हैं वो प्रकट हो जाते हैं। तो नाड़ी विकार को रोकने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो ग्लूकोज की पूर्ति कहाँ से होगी? कार्बोज से। तो ये हुए हमारे इसके कार्बोज के कार्यों पर हमने बात की। कौन कौन से कार्य बताए? सबसे जो मुख्य कार्य होता है कार्बोज का वो है ऊर्जा प्रदान करना। आपको पता होना चाहिए कि कार्बोज का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। फिर ये प्रोटीन की बचत करता है। विटामिन बी समूह के सिंथेसिस के लिए, संश्लेषण के लिए भी कार्बोज जिम्मेवार होता है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए भी यह जिम्मेवार है। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए कार्बोज की अहम भूमिका होती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बनाए रखने के लिए कार्बोज की आवश्यकता होती है। और विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बनाने में ये मदद करता है। यकृत को स्वस्थ रखने में और नाड़ी संस्थान को भी स्वस्थ रखने में कार्बोज अहम भूमिका निभाता है। इसलिए हमारे शरीर में दैनिक आहार में कार्बोज की भरपूर मात्रा होनी आवश्यक होती है। अगर इसकी भरपूर मात्रा नहीं होगी तो कार्बोज का कार्य है वो प्रोटीन करने लग जाएगा और प्रोटीन अपना काम छोड़ देगा। तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो मांसपेशियों का निर्माण करना, यकृत, बाल, नाखून वगैरह इनका निर्माण करना है तो वो छोड़ देगा। तो इनमें विकार उत्पन्न हो जाएंगे। और कार्बोज की कमी से और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, और भी बहुत से प्रभाव हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे कि वजन कम हो जाता है, एक तो थकावट और कमजोरी महसूस होने लग जाती है। आप खाना नहीं खाते तो आप देखते हो कि आपको चाहे कुछ भी खा लो, लेकिन जब तक रोटी नहीं खाते हैं तो क्या है, हमारे शरीर में ताकत नहीं आती है। शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, घबराहट होने लग जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, शरीर की क्रियाशीलता, काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, कुपोषण के लक्षण है वो दिखाई देने लग जाते हैं। नाड़ी संस्थान में गड़बड़ आ जाती है, पाचन संबंधी विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ हम कमी की बात करते हैं वहीं क्या है, कुछ ऐसे भी प्रभाव हैं जो कि इसकी अधिकता के भी देखने को मिलते हैं। अधिकता के वैसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कमी के अधिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर कार्बोज की अधिकता हम आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं तो हमारे शरीर पर मोटापा चढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं। और मोटा होना क्या है, मोटापा कई बीमारियों को बुलावा देता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतनी ही इसकी पूर्ति हमें करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक अगर लेते हैं तो ये मोटापा होगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो कई प्रकार की बीमारियां, हृदय संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। और
इस प्रकार से बहुत सी बीमारियों का कारण मोटापा बन जाता है। तो हमें आवश्यकता से अधिक इसका इंटेक नहीं लेना चाहिए, आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ये तो हुई कमी और अधिकता के प्रभाव भी बताए। अब हमारे जो सिलेबस में है वो दैनिक मांग कितनी है, यानी पर डे, प्रतिदिन हमारे आहार में कार्बोज कितना शामिल होना चाहिए। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति को दैनिक आहार में 400 से 500 ग्राम कार्बोज लेना आवश्यक होता है। शरीर ऊर्जा की कुल मांग का 60 to 70% जो भाग है वो ऊर्जा का कहाँ से प्राप्त होना चाहिए, कार्बोज से प्राप्त होना चाहिए। कहें कि अगर हमारे शरीर को 100% ऊर्जा की आवश्यकता है तो 100 में से 60 से लेकर 70% जो ऊर्जा है वो हमारी कहाँ से आनी चाहिए, कार्बोज से आनी चाहिए। कार्बोज रिच जो डाइट है, कार्बोज की प्राप्ति के जो साधन हैं उनको खाना चाहिए। और कार्बोज की जो मांग है वो आयु, लिंग तथा परिश्रम के आधार पर कैलोरी की जो मांग है वो निर्धारित होती है। अभी आपको पहले भी बताया कि जो भी कार्बोज की जो मांग है हमारी वो किस पे डिपेंड होती है, कार्य करने की जो क्षमता, कार्य जो हम करते हैं हमारा किस प्रकार का कार्य है, और हमारी आयु क्या है और लिंग क्या है उस पर डिपेंड करती है। भोजन में हमें कम से कम 1 भाग प्रोटीन एवं 1 भाग वसा होनी चाहिए, और भोजन में यदि 8 भाग कार्बोज होना चाहिए। तो यदि 8 भाग कार्बोज है तो 1-1 भाग हमें प्रोटीन और वसा का भी सम्मिलित करना चाहिए, अन्यथा प्रोटीन के कार्य रह जाएंगे और प्रोटीन अब किस में करने लग जाएगा, ऊर्जा देने का कार्य करने लग जाएगा। धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, आपको पहले भी बताया कि धनाढ्य वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी जितनी कुल मांग होती है उसका 50 से 60% जो ऊर्जा है वो कार्बोज से प्राप्त करते हैं। तो ये था हमारा यहाँ कार्बोज का जो चैप्टर है वो हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस।